से रगड़कर सृष्टि ने गहरी सांस ली और डायरी को बंद कर ड्रॉर में रख दिया। पेन से हथेली पर चित्रकारी करते करते असंख्य विचारों से रूबरू होता हुआ दिल कुछ मचलता, दिमाग को सटीक न कह पाता। सृष्टि ने मोबाइल का नेट ऑफ किया और फिर सोने का कृत्रिम अभ्यास शुरू हुआ। कितनी रातें हो गई, नींद का नामो निशान नहीं। अब ये कब तक चलेगा ये? बेडरूम की छत को ताकते हुए सृष्टि अपनी जिंदगी के 40 वर्षों का सफर याद कर रही है, जिसमें ना कोई रंग है ना कोई खुशबू। कम्बल ओढ़कर फिर से सोने का अभ्यास किया। आंसुओं से गिले शिकवे, उसकी नासमझी पर कोफ्त, जगहसाई की चोट से आहतपन सिहरता रहा। आखिर क्यों बहते हैं ये निष्कपट असमय आंसू? मगर एक भी सवाल का जवाब नहीं है उसके पास। इस बार कम्बल के आगे का हिस्सा गीला होकर ठंडाने लगा। सृष्टि ने अभिनय को बदला और कठोरता का नाटक किया ताकि सुबह से पहले थोड़ी सी नींद आ जाए। तन्हाई जिंदगी का अभिशाप होती है। अगर उसे ये पता होता तो वो 10 बरस पहले आए रिश्ते को ना कहती। लड़का अच्छे भले घर का था, नौकरी भी ठीक ठाक थी, एक पैर में थोड़ा सा कज था, वो भी कोई मायने नहीं रखता था। मायने तो अरविंद की यादें थी जो बुलाए नहीं भूलती थी और आज भी जिंदा हैं। कैसे किसी को अपनी जिंदगी में जगह दे पाती, कैसे पलकों पर सजा पाती, कैसे प्रेम जता पाती। और फिर किसी को अपने दिल में बिठाने के लिए जगह तो खाली होनी चाहिए, जहाँ सब कुछ पहले से अरविंद का था। उस वक्त भाई ने भी ये कह दिया था, देख सृष्टि, ब्याह नहीं करना है तो मत कर, अकेले जिया जा सकता है मगर किसी को धोखा देकर नहीं। या तो अरविंद को निकाल फेंक और या कर ले ब्याह। सृष्टि, तेरे जीवन का फैसला सिर्फ तेरा होगा और मैं हमेशा उसका स्वागत करूंगा। भाई के आश्वासन और सांत्वना के बाद उसमें आत्मविश्वास लबालब भर गया था। जरूरत पे जरूरत भाई खड़े रहे और उसे हौसला देते रहे। अरविंद की यादों को दिल के आखिरी छोर पर रखकर सृष्टि ने खुद को काम में डुबो दिया। भाई का ब्याह हो गया, वे पत्नी को लेकर बेंगलोर चले गए और वे वहीं थी, आज भी उसी शहर में, उसी मकान में, उन्हीं दायरों में, बिल्कुल अकेली। अक्सर छुट्टियों में भाई के बुलावे पर बेंगलोर जाती, भरपूर सम्मान मिलता। उसके भाई के बच्चों में सारा प्यार उलेड़ दिया और बच्चे भी बुआ को सिर पर बिठा कर रखते। ये जिंदगी किसी से कमतर नहीं थी। रिश्तों की डोर आत्मीयता से गूंदी गई थी, जिसको कोई भी तूफान नहीं डिगा सकता था। ऐसा घमंड विश्वास ही था जो उसके एकाकी जीवन में मिठास भरता रहा। हौले हौले अप्रत्यक्ष रूप से बगीचे से बाहर हुए थे सभी पीले पल्लव, जहाँ सृष्टि भी थी। 15 दिन की छुट्टी लेकर सृष्टि बेंगलोर के लिए उड़ी थी, सबको झुटलाकर, पीछे छोड़कर, एकाकीपन के भरावन के लिए, जहाँ से ऊर्जा लेकर वह बरस भर जिएगी। ट्रेन समय से पहुंच गई। इस बार व्यस्तताएं बढ़ गई थीं। भाई लेने ना आ सके, उन्होंने टैक्सी भेज दी जो पहले से पेड थी। अटैची को फर्श पर रखकर डोरबेल बजाई। भाभी से लिपटने के लिए हाथों को खाली छोड़ दिया। धड़कते हुए दिल को संयमी किया कि दरवाजा तो खुला है मगर सामने भाभी नहीं है, उस घर की मेड है। सृष्टि ने वापस से अटैची को हाथ में उठा लिया। अंदर जाने का उत्साह और खुशी अचानक फुर हो गई। चमकते हुए सितारे टिमटिमाते हुए ओझल हो रहे हैं। शायद भाभी किचन में कुछ गर्मा गर्म पका रही होगी। दरवाजे तक दौड़ने में जल न जाएगा, वरना वे आकर लिपट न जाती। यूं ठाटस की आगोश में खुद को लपेटती वह जाकर खुद ही भाभी से लिपट गई। वह भी मुस्कुरा उठी, लिपटी और तब तक लिपटी रही जब तक उसने नहीं छोड़ा। सारी शिकायतें धरी रह गईं। यूं ही तो जलाती रही थी मैं दिल को। सब तो वैसा ही है। रत्ती भर भी इधर का उधर ना हुआ। हमेशा की तरह किचन में पके हुए खाने को सूंघा और मस्त होकर बेसब्री से कहा, जल्दी लाओ, जोरों की भूख लगी है। फ्रेश तो हो जाओ बाबा, लगाती हूँ खाना। कहीं भागा जा रहा है क्या? पल भर में सारा जोश जैसे सिल्ली हो गया। हमेशा की तरह चम्मच उठाकर भाभी ने सब्जी को मुंह में नहीं ठूसा। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, समय के साथ व्यवहार बदला होगा, पर भाभी तो वही है, पहले जैसी अपनी। मगर जल्दी ही भ्रम टूटने लगा। इस बार बेंगलोर में पहले जैसा कुछ नहीं है। बच्चे लिपटते, इठलाते, फिर छिटक कर अपनी माँ को देखते, अनुमति लेते। अब उनकी पढ़ाई का स्तर बढ़ गया है और उनका भी। भाई प्रमोशन होकर कंपनी के मैनेजमेंट में हाई प्रोफाइल हो गए हैं। घर का इंटीरियर बदल चुका है। खैर, हमेशा की तरह उसने अपनी अटैची से सभी कुछ नया उतने ही चाव से दिखाया, मगर भाभी ने खुद से तिनका भी ना दिखाया। भाभी ने तो ना कोई बात छेड़ी न पूछा, कहीं इसलिए तो नहीं कि वह कुछ मांग ना ले, दुखड़ा ना रो ले, इतना चमाचम देखकर अपना मुंह ना खोल दे। उन दोनों के बीच एक सभ्य दूरी कायम रही। भाभी ने उसके रहने तक का वक्त
अपने दिमाग में जमा लिया और वह पूरा का पूरा संयोजित रहा। उनका अपना एक संसार बस चुका है जहाँ उसी के क्लास के, उसी विचारधारा के लोग हैं। उन्हीं के साथ ठिठोली, रिश्ता और गोपनीयता भी है। महंगे तोहफों का आदान प्रदान, पार्टियां, मस्ती, आउटिंग, इन सब के बीच वो कहीं अटपटी सी है। वो एंटीक पेंटिंग जो वो अजमेर से लाई थी और भाई ने गीली आंखों से कहा था, सृष्टि ये पेंटिंग अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। माँ बाबूजी के बाद बस तू ही तो है जिसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में है। हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और पुख्ता हो चला था। उस दीवार पर तस्वीर की जगह अब भाई के परिवार का बड़ा सा संयुक्त चित्र था जिसमें वो सभी खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। सृष्टि ने उंगलियों से उस बड़े चित्र को छुआ तो दिल भर आया। बच्चे खिलखिला पड़े। बुआ ये क्या, आप तो रो रही हो। आपको पता है ये फोटो पापा ने तब खिंचवाया था जब हम ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। बहुत सुंदर लग रहे हो तुम सब, और तू तो पूरा नॉटी। आंसुओं को छिपाते हुए सृष्टि थोड़ा असहज हो गई थी। नीटू पता है तेरी बुआ ने भी तेरा और मिनी का इतना ही बड़ी फोटो लगवा रखा है घर में। अब की बार जब तुम आओगे तो देखना। नहीं बुआ, इस बार तो हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आपके वाले घर पर कैसे आ पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉल में सब दिखाऊंगी। बच्चे चंद मिनटों के लिए जुड़े, फिर अपनी व्यस्त रोजमर्रा में चले गए। वह तस्वीर को ध्यान से देखती रही, पानी भरी धुंधलाई आंखों से मुस्कुराती रही। मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना मेरे ईश्वर, यही उसका स्विट्जरलैंड है और यही रिश्ते। कुछ दिन रहकर फिर वही खाली दीवारें, आंगन का सन्नाटा और रात में पेड़ों के झींगुरों की आवाज। भाई को बता दूं कि अकेले मन घबराता है। रसोई में एक समय ही पकता है, वह भी बच जाता है। अकेले जी नहीं करता खाने का। शाम को चाय का पानी चढ़ाकर मेहरी का इंतजार करती हूँ। दिन ढले का सन्नाटा नहीं कटता। माँ बाबूजी का लगाया नीम का पेड़ खूब घना हो चला है। रोज ढेरों पत्तियां झड़ती हैं और मैं उसकी छांव में घंटों बैठती हूँ, जैसे माँ ने गोद में बिठा लिया हो और बाबूजी छांव बनकर खड़े रहते हैं। इन सब में मैं तुम्हें ढूंढती हूँ भैया। जी करता है तुम्हारी आवाज से सींच लूं सूखी हुई टहनियों को, जिक्र छेड़ूं अपने साथ बिताए बचपन का, जोर से हंसूं कि घर में ठहाके गूंज जाए, डगमगाती नाव का पत्थर से बांध लूं, नीम के आसपास ही रहने दूं तुम्हें। मगर तुम अब टहनी नहीं रहे, खुद का वृक्ष हो गए हो भैया। अब तुम्हारी अपनी टहनियां हैं, पत्ते हैं, उन्हें सींचना है तुम्हें। अब सोचती हूँ कैसे कटेगा ये आगे का जीवन। कब तक रहूंगी अकेले, क्या उम्र भर। तुमसे बहुत सी बातें करनी थी मगर तुम भागम भाग में रहे। तुम्हें खीर पूड़ी भी बनाकर खिलानी थी भैया। उस दिन याद था तो भाभी ने हाथ रोक दिया। ना रहने दे सृष्टि, तेरे भाई का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। वापस लौट आई रसोई से। भाई की सेहत से खिलवाड़ नहीं। अब जाने का समय आ चुका है। जो अधूरा था अधूरा ही रह गया। सब कुछ बदल गया पर सृष्टि ना बदली। 2 पल भी ना मिले सुनने सुनाने को। मैं तो तरस गई भाई से मिलने को। कभी भाई के साथ घरेलू योजनाओं की व्यस्तता, कभी बच्चों की जरूरतें, तो कभी टीवी पर कॉमेडी शो और हंसी ठहाके। कल सुबह ही निकलना है, एक रात बची है। क्या उचित होगा भाई से बात करना? शायद वे खुद से ही ना चाहते हो, इसीलिए चुप रहे। कोई बात ना छेड़ी, न जानना चाहा। चाहतों का एक भी हिस्सा। बदलते दौर में उनका अपना परिवार है। मेरा तो वहीं ठहरा हुआ है जहाँ वो जैसा छोड़ गए थे। सृष्टि के लिए AC 3rd का रेल टिकट बुक हो चुका है। यही भाई से आखिरी बार गले से लगी है वो। हिचकियों के बीच बचे हुए कुछ शब्द गले में ही रह गए। हाथ में मिठाई का छोटा सा डिब्बा है जो तोहफे के रूप में भाभी के द्वारा दिया गया है। भीगने लगा। भाभी स्टेशन नहीं आई। उन्हें अपने कुछ खास मित्रों के लिए डिनर की तैयारी करनी है। ट्रेन ने गति ले ली। दरवाजे पर वह तब तक खड़ी रही जब तक भाई आंखों से ओझल न हो गए। आंखें उनकी भी नम है पर ये कहने का साहस न कर पाए, कुछ दिन और ठहर जाती सृष्टि। आंसुओं को पोंछते हुए सृष्टि ने कम्बल को ओढ़ लिया। रिश्तों के नए आयाम अब बहुत शक्तिशाली और भावहीन से हो चले हैं, जहां पूरी की पूरी सृष्टि घुल रही है और रिश्तों का सामियाना उखड़ चुका है।